स्पीति में बारिश। तो जो लेसन है स्पीति में बारिश, पेज नंबर आप 75 ओपन करेंगे बेटा। हमने कालिदास के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने जो ऋतु संहार अपना लिखा था ग्रंथ, उसके बारे में पढ़ा था। उसमें उन्होंने लिखा है, लास्ट पेज पे चलते हैं हम, पेज नंबर 75। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है। जो हमारा मध्य हिमालय है वहां मानसून पहुंच ही नहीं पाता। यहाँ बरखा बहार नहीं है, यानी कि यहाँ बरखा की बहार नहीं आती, बसंत ऋतु बहुत कम है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा कि जो कालिदास है उन्होंने ऋतु संहार जो अपना काव्यखंड लिखा है बेटा, उसमें जो उन्होंने ऋतु का वर्णन किया है ना, वर्षा ऋतु का, तो उसको तो यहाँ अगर इसके अकॉर्डिंग लिखा जाए, मध्य हिमालय के अकॉर्डिंग, तो उसे जो ये वर्णन है उसको समाप्त ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वर्षा होती ही नहीं। जो ऋतु का वर्णन, वर्षा ऋतु का वर्णन जो है कालिदास ने अपने ग्रंथ में किया है हिमालय के बारे में, तो वो मध्य हिमालय का जो वर्णन है वो तो समाप्त ही करना पड़ेगा। संहार क्या होता है? खत्म कर देना, नष्ट कर देना। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। जो कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है ऋतु संहार, उसमें वर्षा ऋतु का वर्णन जो है कालिदास ने किस प्रकार किया है, उस ग्रंथ से ही ये पंक्तियां उठाई गई हैं। प्रिय जल की फुहारों से, ये उसी ग्रंथ की पंक्तियां हैं बेटा ऋतु संहार की। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। कि जो जैसे जो है लेखक यहाँ ये कहना चाहता है कि जैसे वर्षा ऋतु आने पर जो प्रकृति है वो हरी भरी हो जाती है, युवाओं में अलग उत्साह होता है, वैसे ही जो यहाँ युवा आते हैं, यदि यहाँ मध्य हिमालय स्थिति में युवा घूमने आए तो क्या हो, यात्राएं करने आए, तो यहाँ पर भी वैसा ही वातावरण हो जाएगा। यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छा फील करेंगे। यदि यहाँ पर जो है पर्यटक आएंगे तो यहाँ पर्यटन स्थल बन जाएंगे, यहाँ की जो प्रकृति है वहां का उद्धार हो जाएगा, यहाँ जो है इनकम के सोर्स बढ़ जाएंगे यदि यहाँ पर्यटक आएंगे। और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ वह कामी जनों का प्रिय प्रवास राजाओं का सा ठाठ बनाकर आ पहुंचा है। कि जो वर्षा ऋतु में जो युवा हैं वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं जैसे राजा के ठाठ बाट होते हैं। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता, लेकिन जो है वर्षा ऋतु है, पावस क्या है? वर्षा ऋतु। जो यह वर्षा ऋतु का जो यह दौर है ये यहाँ नहीं पहुंचता। कहाँ पर? मध्य हिमालय में, जहां पर स्पीति है। आर्यन पेज नंबर 76 बेटा, पैसेज नंबर 2 पढ़ रहे हैं। हिमाचल में है, हिमाचल की घाटों में नहीं। जो कालिदास की वर्षा की तो वो विंध्याचल पर्वत किया है, सुधार है, इसको पढ़ेंगे तो क्या वो इसकी सुंदरता को समझ पाएंगे? तो क्या यदि कालिदास के इस ग्रंथ को वो पढ़ेंगे सुधार को, तो क्या वहां के लोग समझ पाएंगे कि ये क्या है? लालित्य होती है सुंदरता, तो वो इस ग्रंथ की सुंदरता का जिसमें कालिदास ने वर्णन किया है वो स्पीति के लोग नहीं समझ पाएंगे। इसको क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि उन्होंने वर्षा ऋतु देखी ही नहीं, उन्होंने हरियाली देखी ही नहीं है, ना वहां पेड़ है, ना वहां हरा भरा वातावरण है, ना वहां वर्षा होती है, बहुत कम होती है।
तो वे जो है ऋतु संहार ग्रंथ को नहीं समझ पाएंगे, इसकी सुंदरता को जिसका कालिदास ने वर्णन किया है, स्पीति के नर नारी नहीं समझ पाएंगे। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, वह यह नहीं जानते कि बरसात में नदियां बहती हैं, कि वर्षा आने से, इस ग्रंथ को पढ़ने से जो वर्णन किया गया उनके अंदर कोई संवेदना नहीं होगी। स्पीति के नारियों के मन में या इस ग्रंथ को यदि वो पढ़े भी तो उन्हें कोई पता नहीं चलेगा कि क्या वर्णन किया गया है इसमें। दूसरा वो कह रहा है कि वो नहीं जानते कि जब बरसात होती है तो नदियां बहती हैं। वो नहीं जानते, स्पीति के लोग, कि वो नहीं जानते कि बारिश होती है तो बारिश होने के बाद नदियां बहती हैं। बादल बरसते, मस्त हाथी चिंघाड़ते, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। तो स्पीति के लोगों को इन चीजों का नहीं पता है कि जब बरसात होती है तो नदियां बहने लगती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं। अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुपचाप गुफाओं में जाकर छिप जाते हैं। तो ये सारी चीजें वर्षा ऋतु में होती हैं, लेकिन जो स्पीति के लोग हैं वो इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी होती है, लेकिन उससे बेटा ना तो वहां वो कोई वनस्पति है, ना वहां, क्योंकि बहुत कम है जो बारिश है, वो बहुत कम है, क्योंकि वहां मानसून पहुंच ही नहीं पाता। इन्होंने लिखा है कि जो मध्य हिमालय है वो मानसून की पहुंच से बाहर है। अब देखिए, यदि मान लीजिए साल में एक बार बारिश हुई है, तो मान लीजिए कुछ वनस्पति कुछ अगर उगा भी है तो वो खत्म हो जाएगा, उन्हें पता ही नहीं भी इसका रीजन क्या, बारिश हुई है तो तभी ये उगा है, क्योंकि फिनिश हो जाता है, प्रिपेयर तो वो हो ही नहीं पाता। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो बारिश होने से जो सुंदरता बढ़ती है प्रकृति की, वो स्पीति के लोग नहीं समझ पाएंगे। जो एक नया उत्साह आता है लोगों में, वो स्पीति के लोग नहीं समझ पाएंगे। अगर कालिदास यहाँ आकर कहे कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी, ये कालिदास के ग्रंथ का ही वर्णन है बेटा। उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया, ये उसी की पंक्तियां हैं। कौन सा ग्रंथ है? ऋतु संहार। तो कालिदास ने क्या लिखा है कि वर्षा ऋतु के आने पर क्या होता है, कि वर्षा ऋतु के आने पर अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, कौन सी है ये सुहानी लगने वाली? वर्षा ऋतु। स्त्रियों का जी खिलाने वाली, कि स्त्रियां जो है वर्षा ऋतु के आने पर खुश हो जाती हैं। पेड़ों की टहनियां और बेलों की सच्ची सखी, जो पेड़ों की टहनियां हैं वो भी नई नई सी नजर आती है, क्योंकि धुल जाती है वो बारिश में। और बेलों की सच्ची सखी, जो हमारी बेल होती है वे भी धुली हुई सी नजर आती है, नई नई सी नजर आती है। तो सभी जीवों का प्राण, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो धरती पर जीवन ही संभव नहीं है। तो कहता है सभी जीवों का प्राण क्या है? वर्षा ऋतु। आपके मन को आपकी मन की सब साधे पूरी करे। साधे मीन्स इच्छाएं। तो कालिदास ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि जो वर्षा ऋतु है वो सब, वह आपकी सब इच्छाएं पूरी करे, जो प्रकृति की सुंदरता बढ़ाने वाली है। तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कि जब कालिदास वर्षा ऋतु का वर्णन करेंगे तो स्पीति के लोग पूछेंगे भाई ये वर्षा ऋतु कौन सा देवता है जो इतना अच्छा है, ये कि प्रकृति हरी भरी हो जाती है, सब कुछ नया नया लगता है। तो स्पीति के लोगों को तो पता नहीं भाई वर्षा ऋतु है क्या, तो वो यही पूछेंगे कालिदास से। यदि कालिदास वहां जाकर कहेंगे ये बात अपने ग्रंथ की, तो वो कालिदास से पूछेंगे स्पीति के लोग कि यह वर्षा ऋतु कौन सा देवता है, कहाँ रहता है, कौन रहता है? आर्यन, किसकी बात कर रहे हैं हम? वर्षा ऋतु की। कौन पूछे बेटा? स्पीति के लोग पूछेंगे। किससे पूछेंगे? कालिदास से, कि यह वर्षा ऋतु कौन सा देवता है और कहाँ रहता है, क्योंकि उन्हें वर्षा ऋतु के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
होगा भाई। नेक्स्ट है बेटा कि स्पीति जो है में कभी कभी बात होती है, वर्षा यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती, लेकिन मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। वंध्या क्या होता है बेटा? बांझ। हाँ जी, जैसे मतलब एक औरत होती है जिसको बच्चे पैदा नहीं होते तो उसको बांझ कहा जाता है, वंध्या कहा जाता है। बांझ का जो है पर्यायवाची है वंध्या। तो यहाँ पर जो धरती है उस पर कुछ भी नहीं उगता, इसलिए उसको क्या कहा गया है? वंध्या, यानी कि बांझ। समझ आया? तो जो यहाँ की धरती है बेटा वो सूखी है, ठंडी है और वंध्या है, यानी कि बांझ है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं दो किस्म की का जौ और गेहूं। कि वैसे तो स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, लेकिन दो किस्म का यहाँ पर जो है जौ उगाया जाता है। दो टाइप का, मतलब दो दो प्रकार की जौ की फसलें होती हैं यहाँ। गेहूं, मटर और सरसों, इसमें भी जौ जो है मुख्य है। यानी कि जो यहाँ की मुख्य फसल है वो जौ है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत मात्रा यहाँ मटर और सरसों और गेहूं भी उगाया जाता है। मुख्य जो एक फसल है वो जौ ही है यहाँ की। और जौ भी यहाँ दो प्रकार का उगाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग वैरायटी होती है गेहूं की या चावल की, तो उसी प्रकार वहां दो प्रकार का जौ उगाया जाता है। इसमें भी सिंचाई का जो साधन है पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, उन पर बनाए गए कूल हैं। कूल मीन्स किनारा होता है। तो क्या कहता है कि जो यहाँ सिंचाई का साधन है, जो पहाड़ों से जल बहकर आता है, उसकी छोटी छोटी नालियां बनाई गई हैं, पहाड़ों से नाले बनाए गए हैं, और उनके थ्रू जो है यहाँ की जो सिंचाई है वो होती है खेतों की। क्योंकि पहाड़ है बेटा, पहाड़ों को जो है थोड़ा थोड़ा काट के और जो ऊपर से पानी आ रहा है नालियां बना के, उससे ही यहाँ सिंचाई की जाती है। स्पीति नदी का इतना चौड़ा तट है, ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। पहाड़ों के किनारे किनारे जो है ये नालियां, ये जो नालियां बनी हुई हैं वो बहुत दूर तक खेतों तक जाती हैं। जो पहाड़ों पर मान लीजिए बर्फ जम जाती है, और जब गर्मी होती है तो वो थोड़ा सा पिघल कर जो है उसका पानी बनकर नीचे आना शुरू हो जाता है, और नीचे से जो है नालियां बनाई जाती हैं खेतों तक। और जो है उनसे जो है, जैसे मान लीजिए पानी बहकर ऊपर घाटी में आ गया, नीचे ऊपर से पहाड़ के ऊपर से पानी बहकर नीचे घाटी में आएगा, वहां पर इन्होंने खेत वगैरह बना रखे हैं छोटे छोटे, तो वहां नालियों से जो है वहां सिंचाई होती है। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। कि जो स्पीति नदी बहती है यहाँ पर, उसका तट बहुत ही चौड़ा है। तट मीन्स किनारा, कि वो बहुत चौड़ी है कि जो स्पीति नदी का पानी है वो किसी काम नहीं आ सकता। अगर उसका किनारा काट भी दिया जाए तो सारा पानी वहां भर जाएगा। तो इसलिए जो स्पीति नदी है यहाँ, उसका पानी किसी काम नहीं आता, क्योंकि उसके तट बहुत चौड़े हैं, वो बहुत प्रेशर से यहाँ पर बहती है। और वहां जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह का, बांध वगैरह का काम हुआ नहीं हुआ कि उसके थ्रू जो है सिंचाई कर दी जाए खेतों की। तो इसके बाद क्या है, क्या कह रहा है लेखक कि पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। भाई जमीनें तो वहां बहुत हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि इतने हेक्टेयर में केवल 4 ही लोग रहते हैं। जमीन तो वहां बहुत है और उसे खेती लायक बनाया भी जा सकता है, लेकिन जो वहां सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज वहां नहीं है। जमीन है जिसे हम खेती योग्य बना सकते हैं, लेकिन वहां फैसिलिटीज नहीं दी गई हैं, सुविधाएं नहीं दी गई हैं। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए, कि यदि वहां की भूमि को कृषि योग्य बनाना है तो शर्त ये है कि वहां पर जल की सुविधा प्रदान की जाए। उलीचा जाए का मतलब है उड़ेला जाए, या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए, या फिर पानी की और कोई व्यवस्था की जाए।
या तो वहीं से जल का प्रबंध किया जाए, या पानी जैसे हमारे यहाँ ट्यूबवेल वगैरह है तो या इस टाइप का कोई वहां सुविधा दी जाए, तभी वहां पर खेती संभव है। खेती योग्य भूमि तो वहां पर बहुत है। स्पीति में कोई फल नहीं होता, मटर सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। वहां पर किसी प्रकार का कोई फल नहीं होता स्पीति में, और मटर और सरसों को छोड़कर वहां पर कोई सब्जी भी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। कि शायद यहाँ जो पहाड़ है, जैसे हमने पढ़ा है कि इतनी इतनी 1000 फीट की ऊंचाई है, तो जो शायद क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ फसलें नहीं हो रही हैं, तो ये रीजन हो सकता है कि जो वायुमंडल का जो प्रेशर है, वायु का जो दबाव है, वो यहाँ पर कम है। कि वायु प्रेशर की यहाँ पर वायुमंडल के दबाव में कमी है। दूसरा, यहाँ ऊंचाई ज्यादा है और ठंड यहाँ बहुत अधिक है, और वर्षा भी यहाँ कम होती है। शायद फसल ना होने के ये कारण हो सकते हैं। यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। नंगी और वीरान समझ रहे हो क्या है? नंगी मीन्स यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, वीरान यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं है। वर्षा यहाँ एक घटना है कि जैसे हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, हमें पता है अब ये ऋतु चल रही है, अब ये चल रही है, लेकिन यहाँ तो एक जैसे इंसिडेंट होता है, तो वैसे ही यहाँ जब वर्षा होती है तो वो एक इंसिडेंट है कि मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि होगी या नहीं होगी, साल में एक बार होगी या नहीं होगी, कब होगी। जैसे हमारे यहाँ हमें पता है अभी वर्षा ऋतु है, वसंत ऋतु है, जैसे अलग अलग ऋतुओं का आगमन है, तो वहां एक इंसिडेंट है वर्षा का होना, एक घटना अचानक घटित हो, उसको कहेंगे हम घटना। ठीक है, कि यदि घटित हो आ जाए तब ठीक, नहीं आए तब उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ वर्षा का आना एक घटना है, एक सुखद संयोग है कि एक सुख की अनुभूति होती है स्पीति के लोगों को जब वहां बारिश आती है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना हमने काजा। स्टार्टिंग में देखिए, जैसे हमने काजा और केलंग पढ़ा था बेटा, कि काजा के सरदार को ये डर लगा रहता है, केलंग के सरदार को, कि कहीं काजा जो है उसको उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है। तो काजा क्या है कि वहां का जो कर वगैरह इकट्ठा करता है, वहां का जो कमिश्नर से रिलेट है, वो है काजा। तो लेखक क्या कहता है कि हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे। जब हम वहां की यात्रा पर गए हुए थे तो वहां हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे रात को। कौन कहते हैं? लेखक कृष्णनाथ जी। तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है, तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमारी जो खिड़की है उसको नॉकिंग कर रहा है। खड़का रहा मतलब नॉक कर रहा है उस पे। जैसे मान लो बारिश आती है या हवा चलती है तो खिड़की दरवाजे थोड़ा सा हमें बता देते हैं कि बाहर हलचल है। तो मैम नेक्स्ट पेज कर लो। आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है? तो कह रहा है लेखक, आधी रात का भी पिछला पहर है, इस समय कौन है? तो कह रहा है भाई आधी रात को कौन नॉकिंग कर सकता है? लेखक कह है काजा के डाक बंगले में सो रहा है कृष्णनाथ जी, और वो सोच रहा है कि आधी रात का पहर बीत गया है, तो कौन हो सकता है भाई, नॉकिंग कौन कर सकता है? खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। तो जैसे ही लेखक ने जो लैंप लगा हुआ था वहां पर उसकी जो रोशनी है उसको तेज किया, कि देखता कहा कि उसको बहुत ठंडी हवा का झोंका उसे लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया। फिर क्या किया कृष्णनाथ जी ने? वो जो विंडो है उसको दोबारा से बंद कर दिया, खिड़की को दोबारा से बंद कर दिया, क्योंकि हवा बहुत ही ठंडी थी।
उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है, और जब मैंने खिड़की से देखा तो देखा कि स्पीति में क्या हो रही है, बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। मैं उसे देख नहीं रहा था, सिर्फ उसकी आवाज आ रही थी मुझे, बारिश की आती है ना आवाज बारिश की। तो अंधेरा, ठंड और आ रहा था, जैसे तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तुषार क्या होती है, बर्फ ही होती है। तो जो बूंदें थी वो बहुत ही ठंडी थी, जैसे बर्फ गिरती है वैसे ही वहां पर बारिश हो रही थी। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो। नगाड़ा देखा है, जैसे ढोल, मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है नगाड़ा। जैसे नगाड़े पर थप थप करते हैं तो ऐसी आवाज आ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, बूंदों की आवाज ऐसी आ रही थी। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। ये वाद्य यंत्र है बेटा हमारे, दुंगछेन देखा तो है नहीं, लेकिन ये वाद्य यंत्र है। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी, कि ऐसे लग रहा था जैसे कोई शंख बजा रहा हो, महाशंख की ध्वनि आ रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था। जैसे कोई नगाड़े पर थाप बजा रहा हो, या दुंगछेन वाद्य यंत्र जो है हवा बजा रही हो, या महाशंख की जो ध्वनि है वो घाटी में तैर रही हो, ऐसा महसूस हो रहा था। स्पीति की जो घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। स्पीति की घाटी में क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, जहां हम ठहरे हुए थे काजा डाक बंगले में, और क्या था कि ठंड जो है वो बढ़ती जा रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया, और मैं ये नजारा देखते देखते मुझे पता नहीं चला कि मैं बिस्तर में पड़ा हुआ कब सो गया। कौन कह रहा है, लेखक कृष्णनाथ जी कह रहे हैं। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। तो क्या, सुबह जब मैं उठा तो चाय पीते पीते मैंने सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि जो हमारी यात्रा है वो बहुत शुभ है, क्योंकि एक यात्रा वृतांत है और लेखक कृष्णनाथ जो है वहां यात्रा पर गए हुए हैं। और स्पीति में जो है बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो स्पीति के लोग कह रहे हैं कि आपका यहाँ आगमन, आगमन मीन्स आना है, आपके आगमन से स्पीति में बारिश है। इसलिए जो स्पीति प्रकृति में बारिश। अब है इतिहास में जो स्पीति है बेटा उसका वर्णन क्यों नहीं मिलता, बताएंगे आप। इतिहास में स्पीति का जो वर्णन है वो क्यों नहीं मिलता। जैसे हम किसी भी चीज का इतिहास पढ़ाते हैं तो सबका जो है वर्णन मिल जाता है, तो इसमें जो है इतिहास का वर्णन, इतिहास में जो है स्पीति का वर्णन क्यों नहीं मिलता, कर पाएंगे कंफर्म। हाँ जी बच्चे, मुस्कान, क्यों नहीं मिलता इतिहास आर्टिकल बेटा। ये जो रास्ते हैं वो बहुत दुर्गम है। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी, ये है, बाकी के जो भारत के क्षेत्र हैं उनसे कट जाता है, ये 8-9 महीने तक ये क्षेत्र जो है भारत से बाकी, भारत के बाकी हिस्सों से कट जाता है। और बर्फ गिरने से सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। इसके रास्ते यहाँ पर व्यवस्था नहीं है कि वहां लोग हैं, उन आने के साधन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो है स्पीति का इसमें वर्णन नहीं मिलता, क्योंकि यह संसार के बाकी क्षेत्रों से काफी महीनों तक कटा हुआ रहता है। स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आर्यन मोकल आप बताएंगे बेटा। बिल्कुल आसान सा इजी सा क्वेश्चन है कि स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को, बताओ बेटा सोचकर, कि उनकी वो अपनी आजीविका के लिए
अपनी रोज की जो है जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने लेसन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन लोगों को। कोशिश करो बच्चे बोलने की, तभी कंफर्म कर पाओगे। हाँ जी बताओ, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्पीडी के लोगों को। बताओ भाई, अब तेरे को वर्क नहीं रख दिया जाए 8 महीने, वहां कुछ नहीं हो तो कैसे मतलब अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे फेस करेगा। अब देखो वहां जलाने के लिए ना तो लकड़ी है कि वो अपने घरों को ही घर कर ले, ना वहां कोई इनकम का सोर्स है। अब देखिए जो रोटी कपड़ा और मकान ये तीनों जरूरतें तो बहुत मतलब हमारी आवश्यकता है, जरूरतें नहीं कह सकते, ये तो बहुत जरूरी है। यदि ये चीज तीनों चीजें भी नहीं मिल पाएंगी तो जीवन यापन कैसे हो पाएगा। तो स्पीति के जो लोग हैं उनको ना तो वहां पर कोई आजीविका का साधन है ताकि वो अपनी आजीविका कमा सके, ना वहां जो है फसलें पैदा होती हैं, और 8 महीने तो यहाँ बिल्कुल ही कनेक्शन वगैरह भी बंद हो जाते हैं, और बहुत ठंड होती है। ठंड में कोई यदि अपना एक अंग भी बाहर निकाल ले तो वो बिल्कुल जम जाता है। अब ना आपको गर्म वस्त्रों की फैसिलिटीज है वहां पर, तो भी अपनी आपको जो है तो रखती है कि वो अपने घर को गर्म कर सके। ना बाकी जो है वनस्पति होती है। तो हाँ जी, लोग भी बहुत कम वहां पर रहते हैं। तो यही कारण है क्योंकि फैसिलिटीज ही नहीं है तो वहां पर जो है जीवन कैसे संभव हो सकता है। हाँ जी, संचार व्यवस्था भी उस समय शायद जैसे वायरलेस वगैरह का ही जो है हम सुविधा वहां ले सकते हैं। वायरलेस से जो है संपर्क किया जा सकता है। और बाकी अगर हम वैसे भी देखें जैसे वसंत यदि 2-3 महीने का होता है तो लाहुल से स्पीति आने में ही वो बीत जाता है, क्योंकि वहां वाहन वगैरह की सुविधा नहीं है। यदि पैदल लाहुल से स्पीति आएंगे तो 2-3 महीने का वक्त वही बीत जाएगा आने और जाने में। तो इसलिए जो है किसी प्रकार की ना तो वहां संचार सुविधा है, ना यातायात के साधन है, ना आजीविका का कोई साधन है, ना वहां फसलें पैदा होती हैं, ठंड बहुत अधिक है इस और ना बारिश होती है। तो इसलिए जो है स्पीति के लोग जो है अपना जीवन निर्वाह बहुत कठिनाइयों में व्यतीत वहां कर रहे हैं। उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अपने जीवन व्यतीत करते हुए। तो आज का जो लेक्चर है बेटा मैं आपको जैसे पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूंगी, इसके जो क्वेश्चन सर है वो आपने, और आर्यन आपने नोटबुक बनानी है बेटा, चेक नहीं करवाई हिंदी की, या तो मुस्कान की से बैठ के यहाँ कर लो अगर फ्री हो तो, या अपना कहीं से भी अरेंज करो, फोटो वगैरह क्लिक करके किसी से मंगवा लो और अपना नोटबुक प्रिपेयर करो। ठीक है बेटा, हाँ मैं करूंगी बच्चे, नोटबुक चेक करो।